नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे खास डिबेट शो महाबहस में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। विद्वान तो यही कहते हैं कि अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए ही होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पानी की कमी हो रही है उसके मद्देनजर आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए संघर्ष ही करेंगी। हालांकि देश के कई हिस्सों में तो पानी को लेकर हालात अभी भी बहुत भयावह हैं। पेयजल को लेकर नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो आपकी भी नींद उड़ा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इन हालातों को समझने की कोशिश करेंगे। बिना जल नहीं कल, जल ही जीवन है। और बिन पानी सब सून जैसे नारों के बीच अपने इतिहास के सबसे खराब जल संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है अपना देश। हमें पानी यहाँ एक दिन का हमें 100 रुपए का पानी पड़ता है। एक टंकी भरवाते हैं, 24 घंटे नहीं होते। एक घड़ी हम खाने के लिए अनाज नहीं ला सकते हैं, और लेकिन पानी के लिए 100 रुपए करते हैं। अपने बच्चों को पेट कस के सूखे नहीं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने 21वीं सदी के हिंदुस्तान में पानी की हालात की हकीकत बयां करते हुए बताया है कि अगर समय रहते पानी का संरक्षण नहीं किया गया तो 2030 तक पानी नहीं बचेगा और इस हालात में हिंदुस्तान की 40% आबादी का हलक सूख जाएगा। कई इलाकों में तो आज भी पानी पर पहरा लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम से लेकर सरपंच तक से पानी बचाने की अपील की है। समस्या भैया, नहर में पानी आता ही नहीं, सफाई होती है कभी कभी नहीं होती तो उसमें पानी भी नहीं आता। सिमटती गंगा, सिसकती नदियां और सूखते तालाब की तस्वीर में रिपोर्ट बताती है कि 2020 तक दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत देश के 21 बड़े शहरों की जमीन के नीचे से पानी खिसक जाएगा, जिससे करीब 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा बारिश वाले चेन्नई में भी 3 नदियां, 4 जल निकाय, 5 आर्द्र भूमि और 6 जंगल सूख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी सदियों से बदहाल बुंदेलखंड की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं वहां दिन की पहली किरण से लेकर लौट उठने तक प्यास बुझाने के लिए पानी की खोज में रहते हैं। ढलाई पे जाते हैं, हमें कम से 5 घंटा लगते हैं। पानी बूंद बूंद हम पानी नहीं ढोते हैं। बहरहाल नीति आयोग की रिपोर्ट ने जहां पानी के संरक्षण पर बेहद जोर दिया है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक सभी पानी के संरक्षण की पहल शिद्दत से कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब जागेंगे हम? क्या इन हालात में पीढ़ियों के लिए बच पाएगा पानी? वाकई जल है तो जीवन है, और ये बचेगा या नहीं, इस पर अब प्रश्न चिन्ह भी। और आज की इस गंभीर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद, एग्जीक्यूटिव एडिटर। साथ ही हमारे साथ संजय सिंह है, नेशनल कन्वीनर जल जन जोड़ो अभियान के। साथ ही हैं यशवंत सिंह, पर्यावरणविद हैं। रामेश्वर पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हरनाम सिंह, किसान नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, वाकई में इसे विडंबना कहेंगे कि आज भी हालात ये हैं कि पानी के लिए 7 से 8 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। दूसरी ओर हम मंगल ग्रह पे पानी की बात करते हैं, और हम ही क्यों, तमाम जो दूसरे देश हैं वो भी बात करते हैं। लेकिन भारत सहित और भी ऐसे विकासशील देश हैं, ऐसे गांव हैं उनके भी, जहां आज भी गांव में पानी नहीं है और लोग तरस रहे हैं। क्या माने, आगे कहाँ जाके रुकेगी चीजें, और कब हमें समझ में आएगा, कब लोगों को समझ में आएगा कि जल तो जीवन ही है? देखिए, मसला ये नहीं कि जल जीवन है कि नहीं है, और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी भारी कमी ये है कि हम लोग कुछ चीजों को ताबीज बनाकर गले में लटका लेते हैं। जैसे गाय माता है, ताबीज बांध लिया इसका,
जल ही जीवन है इस नारे का ताबीज पहन लिया, लेकिन करना धरना कुछ नहीं। ताबीज पहन लिया, बोले काम पूरा हो गया, अब गाय बच गई। जब गाय के नाम का ताबीज ही पहन लिया तो गाय बच गई, और गाय प्लास्टिक खा के मर रही। जल ही जीवन है, ठीक, गंगा मैया है, ताबीज पहन लिया, गंगा भी मर रही, धरती की छाती भी फट रही। और सबसे ज्यादा बदकिस्मती की बात ये, मेरी बात से हमारे सारे विद्वान पैनल के लोग शायद सहमत होंगे, हिमालय के परिक्षेत्र से घिरा हुआ देश हमारा, तमाम नदियों से समृद्ध मुल्क, सदा नीरा नदियां उसमें तमाम ऐसी, और वो देश, और जिसमें मानसून भी ठीक ठाक होता है, थोड़ा बहुत 2-4-5% ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, सामान्यतः मानसून ठीक होता है। वो देश पानी संकट के मुहाने पर आके खड़ा हो गया। बताइए, इससे बड़ी हैरानी कोई हो सकती है क्या? कुवैत में पानी का कोई स्रोत नहीं, वो मतलब भर का पानी जुटा लिए, और हमारे यहां पानी ही पानी था एफरात में, और पानी विलुप्त हो रहा। इसलिए मैं आज ये विषय लेके आया। जो बात नीति आयोग ने आज कागज में कही, उस बात को तो हम लोग बरसों से जान रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं कि समझो। मलिहाबाद में के इलाके में 50 फीट पर पानी था, आज 175 से 225 फीट पर पानी है। इस स्थिति का अंतर वहां जो आम के बागान हैं उनमें लगे आम के आकार पर दिखता है। जो 500-550 ग्राम का आम होता था वो अब 200 ग्राम का हो गया। यहां से सोच देखिए जल संकट कितनी समस्याएं पैदा करता है। मैं पाठा की बात नहीं करूंगा, महोबा की बात नहीं करूंगा, बुंदेलखंड तो मैंने आंखों से देखा मरता हुआ। लेकिन एक सवाल जिसके लिए आज मैं बहस लाया, पानी अनंत काल तक यूं ही मिलता रहे। मैं आज इस बहस में भी नहीं जाता कि नल से मिलेगा कि तालाब से मिलेगा, छोड़ दीजिए उस बहस को। लेकिन पानी कहीं रहे, उसके लिए तभी यह संभव है जब हम धरती को पानी वापस भी करें। धरती को पानी वापस नहीं करेंगे, पानी खर्च करेंगे तो पानी चलने वाला नहीं, नीति आयोग बताए तो भी और ना बताए तो भी किसी सूरत में नहीं चलने वाला। एक छोटा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, वहां रामेश्वर भाई ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है कि जल संचयन की व्यवस्था आपको अपने दुकान, मकान, हाट, स्कूल, अस्पताल, फार्म हाउस सब में करनी होगी अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज नहीं दे सकती। धरती के अंदर पानी भेजोगे तो धरती बाहर पानी भेजेगी। और एक बात तो मैं शुरुआत में भूल ही गया, जसवंत जी सहमत होंगे, संजय जी सहमत होंगे मेरी बात से, ये लोग विद्वान लोग हैं इस विषय के। इतनी बाढ़ भी कहीं नहीं उतनी बाढ़ भी कहीं नहीं आती मुल्क में, अरे और मुल्कों में जितनी भारत में आती है। उसके बाद भी भारत प्यासा। तब कमी धरती की नहीं, कमी प्रकृति की नहीं, कमी हमारी है, नीति बनाने वालों की है, उनकी बेईमानी की है, उद्योग जगत की है, जिसने एक जींस की रंगाई में, धुलाई में 2000-3000 लीटर पानी खराब कर देता है। कमी उन लोगों की है जो कोको कोला और फेंटा और पेप्सी बनाने के लिए धरती की छाती फाड़े दे रहे हैं। जो काम शिकंजी से हो सकता था, एक गिलास शिकंजी में एक ही गिलास पानी लगता, वो बात अच्छी नहीं लगी मुल्क को।
सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए थी, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक ने भारत मां को निचोड़ कर रख दिया। नींबू डाल के, चीनी डाल के वो पीना अच्छा नहीं लगता था। तो जैसा कर रहे हो वैसा भरो, भुगतने को तैयार रहो। आज की पीढ़ी की कट भी जाएगी रोते चिल्लाते, लेकिन हमारे बाद की पीढ़ी हिंदुस्तान में पानी के लिए तरसेगी। इसलिए हमारा यह फर्ज बनता है पत्रकारिता से इतर भी कि हम आने वाली पीढ़ी को यह बात बताकर जाएं कि आज नहीं सुधरे तो पानी मिलेगा नहीं। डॉक्टर संजय सिंह, मोटी बुनियादी एक आम आदमी की दृष्टि से जो चीजें मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन में थी वो मैंने सामने रखी। हिमालय हमारे पास, ग्लेशियर हमारे पास, उसके तमाम नदियां जो एक समय सदा नीरा थी, हर वक्त उनमें पानी था। बाढ़ के चलते हमारे पास भयंकर पानी आता, मानसून भी ठीक ठाक। उसके बाद पानी का संकट, इसका मतलब हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है वो दुनिया के सबसे खराब मैनेजमेंट में एक है। संजय सिंह, संजय सिंह, आप तक आवाज जा रही है मेरी? हेलो हेलो, अरे भाई, आप तक आवाज जा रही है या नहीं? सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरे आपकी आवाज सुन रहे हैं मालिक, आप मेरी आवाज सुन पाए कि नहीं अभी तक? आपकी आवाज मुझे मिल रही है, लेकिन मेरी आवाज आपको नहीं मिल पा रही। नहीं, आप मिल रही है, आप बोलिए। नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, नहीं मिल पा रही है आपकी आवाज हमें। अच्छा ठीक है, आपके पास बाद में आएंगे, कोई तकनीकी दिक्कत है, तब तक उसको सॉर्ट आउट करेंगे हमारे तकनीकी के लोग। फिर तो बोलो भाई, ये टेलीविजन है, यहां इतना पॉज नहीं ले सकते हम। फटाफट बोलिए। चलिए, थैंक यू यशवंत भाई। आपको रुकना होगा भाई, अभी संजय सिंह जी रुकना होगा आपको। अब यशवंत जी के पास चलते हैं। यशवंत जी, जो बातें मैंने बुनियादी तौर पर कही, जो एक गांव का आदमी भी जानता है, इतना पानी की दृष्टि से इतना संपन्न देश दुनिया में बहुत कम थे। इतने संपन्न देश, उस देश में यह हालत हो गई। जी, मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने जो भी जल संकट पर बोला है वो बहुत ही अच्छे तथ्य दिए हैं, और आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस देश में इतना पानी है, जहां पर हिमालय है, हिमालय से आने वाली इतनी नदियां हैं, और हमारे पास में इतना कृषि क्षेत्र है, और आज उसमें इतना जल संकट, और हम उसके ऊपर पर चर्चा करते हैं, हर साल करते हैं, और जब ये गर्मियां आती हैं तो ये जल संकट होता है। लेकिन जैसे ही ये गर्मियां जाएंगी, मानसून आएगा, अब हम बाढ़ के ऊपर चर्चा करेंगे। जो है, अब बाढ़ हमारे लिए एक फ्लड्स हैं, वो एक हमारे लिए समस्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है, ना पानी की कमी है, ना पानी की अधिकता है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो मैनेजमेंट है, हमको जिस तरीके से जल संकट और बाढ़ नियंत्रण को दोनों हाथ से मैनेज करना चाहिए, वो हमारे मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से जो मानसून में पानी आता है हम उसको लगातार भागने देते हैं, हम उसको कहीं संचय नहीं कर पाते। उस जल का लगातार संचय होना चाहिए, जिससे कि गर्मियों में जब पानी की किल्लत हो तो हम उस पानी का इस्तेमाल कर पाएं। ये बात आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि नीति आयोग ने जिन तथ्यों को अपने पेपर के ऊपर लाए हैं वो आगे चलकर बहुत ही कष्ट में होंगे। ना केवल इससे हमारा कृषि क्षेत्र बल्कि उद्योग जगत भी बहुत अत्यधिक प्रभावित होने वाला है और हो भी रहा है। अभी मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। चेन्नई में आईटी इंडस्ट्रीज ने अपने जो वर्कर्स हैं, जो उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको ये कहा है कि आप घर से ही अपना काम करें क्योंकि ऑफिस में पानी उपलब्ध नहीं है।
ऐसी ही एडवाइजरी उन्होंने 2013 में चेन्नई ने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को दी थी कि वो अपना काम घर से करें क्योंकि ऑफिस में पानी उपलब्ध नहीं है। चेन्नई में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां पर कि बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं और जहां पर कि लाखों की संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। अगर ऐसी स्थिति चेन्नई में आईटी के क्षेत्र में है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से हमारे उद्योग धंधे और आईटी के जो क्षेत्र में जो हम बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं, एग्रीकल्चर तो प्रभावित है, वो तो आप सभी जान ही रहे हैं कि पानी बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ में और लोग भी हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कि इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हम एग्रीकल्चर के बारे में भली भांति जान रहे हैं कि यशवंत भाई बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही, बहुत अच्छी बात कही आ रही है जी। यशवंत भाई बहुत अच्छी बात आपने कही, चेन्नई का आपने उदाहरण दिया। मैं दर्शकों को थोड़ा और व्यवहारिक उसका पक्ष समझा दूं। एक तो चेन्नई, गंज डुंडवारा नहीं, गंज डुंडवारा खिमसेपुर नहीं, रसड़ा नहीं, चेन्नई, ये समझो। और चेन्नई में भी आईटी इंडस्ट्री, जिनके ऑफिस 20-20 माले के चमकदार शीशे की बिल्डिंग, रुपया पैसा की कोई समस्या नहीं, 100 रुपए का केन मिले पानी का चाहे 500 का, जब वो पानी नहीं जुटा पा रहे 2019 में, तो फिर जो रसड़ा में है, गंज डुंडवारा में है, गाजीपुर में है, मऊ में है, वो कहां जाएंगे? अपना सोचो, अपना सोचो। हरनाम सिंह जी, खेती की हालत वैसे भी अच्छी नहीं। इस देश में हर दूसरा नेता धरती पुत्र हुआ, किसानों का मसीहा हुआ, लेकिन इस देश की कृषि जो है वो लगातार नीचे जाती रही। और अब ये पानी संकट, पीने का पानी नहीं रहेगा तो खेती का पानी भी नहीं रहेगा। पानी तो पानी है, आदमी मरेगा, जानवर मरेगा और धरती बंजर हो जाएगी। क्या देख रहे हैं भविष्य फिर? अग्निहोत्री जी, देखिए आज जो विषय आप लेके आए हैं वो इतना बड़ा विषय है जो नीति आयोग आज इस बात को लाया है। मैं आपको बता दूं, पानी की इतनी बड़ी समस्या है। जहां हम बैठे हैं, हम जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, हमारे गांव में हमारे बचपन में मेरे पिताजी ने एक दिन में गड्ढा खोद के 12 बंकी से पाइप लाके तांगे पर, और शाम को 8 बजे मैंने उसको देखा है, 8 बजे पानी निकाल लिया था। लेकिन अमिताभ जी, आज हमें हो सकता है उसी खेत में पानी निकालने के लिए 4 दिन लगेंगे। इसमें अभी किसान का कोई दोष नहीं है, इसमें जो सरकारें पर्यावरण पे, जल संरक्षण पे, जो अब तक के सरकारों ने और इस जल को बचाने वाले लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं। एक भूमि संरक्षण था, आज से मैं 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूं। गोमती नदी के किनारे यहां हमारे गोमती नगर से लेके गोसाईगंज तक के जो गोमती नदी है, भूमि संरक्षण ने पानी रोकने के लिए इतने बंधे बनवाए थे कि शायद अगर ईमानदारी से उन बंधों को बनाया गया होता, काम किया गया होता, तो आज हो सकता है हम इस छोटे से क्षेत्र में पानी पे अच्छा काम कर लिए होते। लेकिन बड़ा दुखद विषय है कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सरकारें जो भी योजना बनाती है, नीति आयोग ने अगर कोई योजना बनाई है, आज अगर उन्होंने कोई बात कही है, तो पानी को बचाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं आएगा। पानी बचाने के लिए किस तरीके से बचाया जा सकता है, किस नहर का पानी जो ओवरफ्लो होता है नदी में छोड़ दिया जाता है, बरसात का पानी इतना बड़ा गंगा का एरिया है। वर्तमान सरकार ने, गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया ने किया है, क्या काम किया? हम कहते हैं गंगा नदी में छोटे छोटे बांध बना के पानी को डैम के रूप में रोका जाए, जब जितनी पानी की आवश्यकता हो उतना पानी आगे छोड़ा जाए। हम ऐसा नहीं कि पानी बचा नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते,
लेकिन अगर जी बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं किया जाएगा, ईमानदारी से काम हो तो हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही। जी आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास। मैं रामेश्वर पांडे जी के पास जरा चलूंगा, फिर देखूंगा डॉक्टर संजय सिंह से बात हो पा रही कि नहीं। रामेश्वर भाई, बाकी सारी विद्याएं बड़ी कठिन हैं। जी हाँ, किताबें पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट सब करना पड़ेगा। जल संरक्षण से सरल कोई काम नहीं विश्व में। रोटी बनाना इससे कठिन है। और आप तो बहुज्ञ व्यक्ति हैं, जानते ही होंगे, 200-250 साल यानी 2-2.5 शताब्दी इस दुनिया के सेकंड रिचेस्ट सिटी के रूप में विख्यात रहा विजयनगरम, जिसकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं विजयनगर की। जी, बच्चों को हम लोग सुनाते हैं। उसके वाटर मैनेजमेंट पर आज से 125 साल पहले अंग्रेजों ने किताब लिखी थी और कहा था पूरे ग्लोब में ऐसा वाटर मैनेजमेंट नहीं था। वो भारत प्यासा मर रहा। रामेश्वर जी। जी हाँ, अमिताभ जी देखिए, जल संरक्षण मंत्रालय बन गया है, बड़ी बड़ी पोथे, बहसें, सेमिनार, बहुत सारा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत का जो पारंपरिक ज्ञान है वाटर मैनेजमेंट को लेकर, फसल चक्र को लेकर और घाघ से लेके अभी भी दोहे कहावतों में तमाम बातें आ जाती हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आपने जिक्र किया, भारत में तो जल संकट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम हिमालय में हैं। हमारे देश में हिमालय है, सदा नीरा है, नदियां हैं और सबसे समृद्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेईमानी और सत्तारूढ़ लोगों की लिप्सा सबसे बड़ी बाधा है। आज के 10 साल पहले भी मैंने सुना कि भाई शहरों में जो ये लोग अपने घरों में लगा लेते हैं कि पानी माने वाटर सप्लाई है, उसके बाद भी सब लगभग हर चौथा घर जो है उसने पंप खोद के लगा लिया है। वो जब चाहते हैं पानी निकाल लेते हैं और पानी हम देखते हैं कि एक गाड़ी धोने के लिए पता चला कि वो 2-2 घंटे तक अपनी कार धुलते हैं, 4-4 कारें। कोई आप जर्मनी में जाएं, आप अभी केप टाउन में जाएं, केप टाउन में लोग दुरुस्त हो रहे हैं। अब केप टाउन में दंड भी लग रहा है क्योंकि पानी का हाहाकार मचा है। जर्मनी में हर घर में अनिवार्य तौर पर वो जल संरक्षण के उनको सुविधाएं करनी है, वरना दिक्कत है उनके लिए। हमारे यहाँ सारे नियम कानून बने हैं, एडवाइजरी जारी हुई है, लेकिन इन्हें रोके कौन? मैं सिर्फ अपने इंदिरा नगर की बतला रहा हूं कि मैं एक घटना बतला रहा हूं कि एक घर में वो क्या कहते हैं, टुल्लू जो लगता है, टुल्लू, उस घर में दूसरा लग गया। अमला आया सरकारी और 5,000 रुपए लेके चला गया, ओके हो गया। इसे कौन रोकेगा? तो जो लिखता है वो सबसे व्यक्तिगत अनैतिकता, व्यक्तिगत अनैतिकता ने भारत में जो तमाम संकट पैदा किए, हाँ, एक जल संकट भी है। अब मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं जरा देखता हूं डॉक्टर संजय सिंह हमसे कनेक्ट हो पाएगा। संजय सिंह, मैं एक जानकारी और दे दूं। कहिए जी, कहिए। एक जानकारी, पुणे में सरकारी अमला और नेताओं ने मिलकर कोशिश की कि एक प्राइवेट संस्था को जल प्रबंधन और पानी बेचने का ठेका दे दिया जाए। बड़ा विरोध हुआ।
एक पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर है जो पूरे देश में ठीक है नीतिगत रामेश्वर भाई, पूरे देश दोबारा आएगा में पानी पर कब्जा करने का अभियान चल रहा है। रामेश्वर भाई, ठीक है। डॉक्टर संजय सिंह, आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हो और मेरे सवाल आपने सुने हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी संजय सिंह। बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बिल्कुल जी। देखिए अग्निहोत्री साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इसलिए कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बहस रखी है। मैं अपने सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनकी सबकी बात सुन पा रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा कि इस समय भारत के जो जल संकट का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे जितने भी अंडरग्राउंड वाटर एक्विफर हैं उनमें से 70% वाटर के अंडरग्राउंड एक्विफर का पानी खत्म हो गया। और ये पानी खत्म नीति आयोग ने रिपोर्ट अब से 1 साल पहले लगभग दी है, लेकिन समय समय पर सबको ये बताने की कोशिश की कि आने वाले समय में जल संकट एक गंभीर मुद्दा होगा, लेकिन लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे बीच में जो पैनलिस्ट हैं, किसान नेता भी हैं, उन सबको साथ लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो भारत में जल संकट की स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 बड़े कारण हैं। एक तो इस भारत में जल साक्षरता की बहुत कमी है। दूसरा, खेती में जो पानी का अंधाधुंध उपयोग, हो सकता है कि हमारे आदरणीय हरनाम सिंह जी हमसे सहमत ना हो, लेकिन जिस तरह से खेती में पानी का दुरुपयोग बढ़ रहा है, और तीसरा, उद्योगों ने भी जिस तरह से पानी की अपनी खपत को बढ़ाया है। और प्रति व्यक्ति, अगर हम, क्योंकि मैं पानी का विद्यार्थी हूं तो मैं तथ्यात्मक बात करूंगा कि प्रति व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति पर 175 लीटर पर कैप्टा पानी के ऊपर डिजाइनिंग की जा रही स्कीम्स 7x24 की देश में बात की जा रही है कि 24 घंटे 7 दिन अनवरत रूप से लोगों को पानी मिलेगा। फ्री में पानी बांटने की बात की जा रही है। पानी के ऊपर कोई नहीं है, रख रखाव के नाम पे पैसे नहीं है। आखिरकार हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वर्षा जल। पानी का एक स्रोत है, वो है वर्षा जल। और वर्षा जल होने के नाते बुंदेलखंड जैसे इलाके और देश के कई इलाके जहां मुश्किल से 6% हम पानी का रिचार्ज कर पाते हैं, गंगा यमुना के द्वाब में भी हम कुल 16% पानी का हम रिसाव करा पाते हैं। उसके बाद ये सारा जल हमारा बह के चला जाता है। और हाल के दिनों में जो हुआ है, वर्षा के दिन घटे हैं, पानी की आवृत्ति बढ़ी है, इतनी डेंस बारिश होती है कि 24 घंटे के अंदर अचानक से जल प्लावन की बहुत स्थिति अच्छी बन जाती जानकारी है। दी संजय जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। एक ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपसे और समझने की कोशिश करेंगे कि मसला असल में इसका मूल संकट कहां पर है। अमिताभ जी, पानी को लेकर जो आज भयावह स्थिति पैदा हुई है, हम ब्रेक से पहले यही चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार उसका मूल कहां है, उसकी जड़ कहां है। मुझे लगता है कि सरकारों पर सारी चीजें थोप देना भी हिंदुस्तान में एक शगल बन गया। बोले जो करना है सरकार करे, हमने वोट दे तो दिया उसको, हमारा काम पूरा हुआ। बोले आप क्या करोगे? बोले हम चौराहे पर बैठ चर्चा करेंगे चाय की दुकान पर। 135 करोड़ लोग कुछ करने की सोच लें तो सरकार करे ना करे फिर भी बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं, 5000 लोगों के सिस्टम पर सब छोड़ दें और हम लोग हरिभजन करें। डॉक्टर संजय सिंह के पास मैं फिर चलूंगा। बड़ा अभियान चला रहे हैं, जल जन जोड़ो अभियान देश भर में। संजय सिंह, कॉमन मैन क्या कर सकता है? सरकार छोड़िए, सरकार, नीति आयोग, जल संचयन मंत्रालय, ये सब छोड़िए। भारत के 135 करोड़ लोग क्या कर सकते हैं ताकि पानी बना रहे? देखिएगा सर, मैं आपको अग्निहोत्री सर बताना चाहूंगा कि कॉमन मैन ही जब कुछ करेगा तभी जल संकट खत्म होगा। सरकारों से, संस्थानों से ये जल संकट की स्थिति जो निर्मित हो गई, ये खत्म होने वाली नहीं। कोई भी सरकार अगर ये चाहती है कि वो जल संकट को खत्म कर देगी तो संभव नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक तकनीकी की बात बताऊं कि अभी इस देश में एक नई बहस पैदा हो गई है कि 2024 तक हर घर नल से जल। आपको बता दूं कि भारत में सिर्फ एक सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पे 90% आज की तिथि में नल से सप्लाई है। बाकी के अधिकांश राज्यों में, गुजरात को अगर देखें, दूसरे नंबर पर गुजरात आता है जहां पे 50% से अधिक नल से सीधे सप्लाई है। बाकी किसी राज्य में 12% है, किसी में 14 है, किसी में, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल 12% नल से जल की सप्लाई है।
और सरकारें कह रही हैं कि 3 साल में हम हर घर को नल से जल देंगे। तो जब नल से जल देंगे तो पर कैप्टा पानी की खपत बढ़ेगी, और पर कैप्टा जब पानी की खपत तब बढ़ेगी, और जो चीज है नहीं उसको आप कह रहे हैं कि हम सबको नल से जल दे देंगे। तो इसमें जो आपने सवाल उठाया, मैं हृदय से आपका आभारी हूं कि आपने जो बहुत ठीक बात रखी कि प्रत्येक व्यक्ति, कॉमन मैन, क्योंकि जब तक भारत के व्यक्ति के अंदर स्वतः के अंदर जल साक्षरता के माध्यम से ये बोध नहीं होगा कि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज को हम खुद नहीं बचाएंगे। एक व्यक्ति अगर ऐसे सीधे तौर पे आकलन कर ले कि उसके साल भर में वो कितना पानी खर्च करता है और कितना पानी वो रिचार्ज कर सकता है, रिचार्ज करने के तरीके आप में से ही कोई साथी कह रहे थे कि रोटी बनाने से भी ज्यादा सरल है। मैं उस बात को और भी सरल कर सकता हूं कि यदि वो जल साक्षरता का ज्ञान आ जाए तो निश्चित तौर से हम वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी सर इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की। हमको जितना ज्यादा महत्वपूर्ण जल संचयन है उतना ही महत्वपूर्ण पानी का प्रबंधन है। बहुत संजय निवेदन जी, दोबारा आएंगे आपके पास। आपने बड़ी अच्छी बात कही, संचयन भी बहुत जरूरी है, रिचार्ज करना भी जरूरी है और संचयन भी जरूरी है। जसवंत सिंह जी, मैं सरकारों पर बहस नहीं ले जाना चाहता जी। सरकार बैठक, मीटिंग, सेमिनार, इन्होंने तो जो है सो है, ठीक ही है। अब उस पर क्या कहो सुनो। मैं समझना चाह रहा हूं 135 करोड़ लोग क्या कर सकते हैं वो बताइए, बस उतनी बात। अमिताभ जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। सरकार की तरफ हम सबको मुंह नहीं देखना है। केवल सरकार ही पानी नहीं पी रही है बल्कि हम सब लोग पानी पी रहे हैं, और इसके प्रबंधन के लिए आम आदमी को दिल से, जी जान से जुटना पड़ेगा। और किसी भी जगह पर अगर पानी का वेस्टेज हो रहा है, जैसे अगर अपने घर में ही अगर पानी की टोटी बह रही है, पानी का नलका लीक हो रहा है, पाइप लीक हो रहा है, तो उसको तुरंत ठीक कराना चाहिए। ये एक आम आदमी जो है इसमें अपना कुछ योगदान कर सकता है। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल लें आप, वहां पर जो है आप कार नहीं धो सकते हैं, जो है वहां पर आप पानी का वेस्ट नहीं कर सकते हैं, एकदम जुर्माना होता है। एक बाल्टी से अपनी पूरी कार साफ करनी है। तो क्या हम उत्तर प्रदेश में या भारत के अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में ये चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? क्या हम टुल्लू के ऊपर या जो सबमर्सिबल है इनके ऊपर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते? या इनका जो लाइसेंस है उसको हम सख्ती के साथ में नहीं फॉलो कर सकते कि ये कोई आदमी इसको आसानी से नहीं लगा सकता? तो इसका जो आम आदमी की जो भूमिका है वो बहुत है। यहाँ पर जल संचयन के बारे में जरा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम अपने मकान का नक्शा पास कराते हैं तो उसमें ये अनिवार्य रूप से जो प्राधिकरण है उनको नक्शा पास ना केवल करना है बल्कि जब बिल्डिंग बन रही है तो उसमें वो वर्षा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगा है, काम कर रहा है, तभी उसको जो है ओके देना चाहिए जो है। क्योंकि हम नक्शा तो पास करा लेते हैं कि 200 स्क्वायर मीटर से बड़ी हमारी बिल्डिंग है, सरकारी ऑफिसों में या अस्पतालों में या विश्वविद्यालयों में या रेलवे के ऑफिसों में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर कंपलसरी होना चाहिए और समय समय पर इसका जो है इंस्पेक्शन होना चाहिए कि क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल जसवंत भाई, बिल्कुल मैं तो कह रहा पूरे देश में कंपलसरी होना चाहिए। ठीक बात जसवंत भाई, ठीक है। बाकी मेहमानों से भी बात करनी होगी। आपने एक बात कही, मैं कभी कभी बड़ा उल्टा सोचने लगता हूं, मेरी खिन्नता का स्तर बढ़ जाता है। आपने कहा कि जो सबमर्सिबल पंप पर प्रतिबंध लग जाए, बाल्टी पर लग जाए, गाड़ी धोने पर लग जाए। अरे महाराज, तेजाब की बिक्री प्रतिबंधित है कानूनन। तेजाब हर जगह मिल रहा है, प्रतिबंधों से नहीं चलता मुल्क। हम आप अपने खुद को समझदार कभी नहीं बनाएंगे ना। सरकार लाठी लेके खड़ी हो मेरे दरवाजे, दरोगा आए हमको मारे 25-50 लाठी तो हम मानेंगे। तो भाई फिर आप जानो, आप फिर देश के बारे में फिर क्या चिंतन करना, फिर तो ईश्वर के भरोसे चलो। जब तक मिल रहा है खूब पियो, पियो फेंको, जब नहीं मिलेगा तो राम राम। हरनाम जी, ठीक बात है ना। अगर सब काम दरोगा जी के ऊपर छोड़ देंगे हम, तो जब तक मिल रहा है खूब नहाओ, खूब फेंको, जब नहीं मिले तो राम नाम। हरनाम जी, ठीक बात है ना।
देखिए मैं अमिताभ जी आपको बताऊं जी, भारतीय किसान यूनियन ने एक आंदोलन, जैसे हम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं उसी तरीके से हमारे संगठन ने एक आंदोलन चलाया है कि जल बचाओ जंगल बचाओ, और इसमें हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि सरकारें तमाम कार्यक्रम चलाती हैं, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें भी पेड़ लगाए जाते हैं। जब पेड़ लगाने का भी समय आ रहा, हमको लगता है 2-4 दिन में पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। हम कहते हैं कि जिस तरीके से करोड़ों पेड़ एक दिन में एक साल लगाए जाते हैं, इसके लिए हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा कि हम 10 पेड़ न लगाएं, हम 1 पेड़ लगाएं और उसको जीवित करें। ये संकल्प प्रत्येक व्यक्ति को लेना होगा। शायद इस बरसात में अगर पूरे देश की हमारी 135 करोड़ जनता ये चाह ले कि हम इस बरसात में 1 पेड़ लगाने का संकल्प ले रहे हैं, इसको बचाएंगे, तो शायद हम कुछ जो प्रकृति के साथ ये विकास के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, तो हम लोग उससे बच सकते हैं। और भविष्य में जो मानसून नहीं आते हैं, पर्यावरण का जो हम नुकसान कर रहे हैं, शायद इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे, पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, तो हम जल को बचाने में सक्षम नहीं बन पाएंगे। बड़ी सुंदर बात है के साथ प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा। रामेश्वर जी, अगर हम छोड़िए, ठीक है हरनाम भाई जी, रामेश्वर जी छोड़िए विधानसभा लोकसभा सेमिनार, नीति आयोग, गजेंद्र सिंह शेखावत, छोड़िए सबको, जल मंत्रालय और फला मंत्रालय सब छोड़ दीजिए। आखिर 135 करोड़ की फौज क्या करेगी? ये कुछ जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी? कि मेरे घर में सरकार आके 8 फीट का बरगद लगा के चली जाए और हम या आम का पेड़ लगा दे तो हम आम नहीं, वो सरकारें अगर बरगद लगाती, उत्तर प्रदेश चाहते तो हम लोग यही है। अरे भाई परमेश्वर जी, चाहता तो हिंदुस्तान का आदमी यही है। हाँ, वो चाहता यही है। लेकिन अब मद्रास, लेकिन अब चेन्नई में लोग सुधर जाएंगे, बेंगलुरु में सुधर रहे हैं लोग। और मैं बतला दूं कि 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश बना चुका है पौधे लगाने में। वो पौधे कहाँ हैं पता नहीं, ये गिनीज बुक में भी दर्ज हो गया पौधे लगाने में। आपको खुद उसका संरक्षण करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये बतला रहा हूं कि इस बात की जो चर्चा हो रही है, आम आदमी जो करेगा वो करेगा, लेकिन आपने जो ये बहस आयोजित की, तो ये बहस लोग सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, तो थोड़ा भयभीत होंगे, चिंतित होंगे। मैं बतौर पत्रकार तो सिर्फ यह कर सकता हूं कि मैंने 20 लोगों को यह बताया कि भाई जब फ्लश चलाते हो तो उसमें एक छोटी बटन है, बड़ी बटन है, छोटी बटन दबाओ, कम पानी गिरेगा। दूसरा, 2 बार मैं अभी परसों ही मैंने बॉटम छापा कि जल आपातकाल की स्थिति है। आपने आज बहस चलाई और मैं आग्रह करूंगा कि जल संकट पर आप एक अंतराल पर बहस चलाएं। देखें, हिंदुस्तान का आदमी जब तक भयभीत नहीं होता है, ठीक कह रहे, और उसे भविष्य का संकट नहीं दिखाई पड़ता, वो सुधरता नहीं है। तो वो अगर ये बहस चलेगी 2-3 बार, तो उसका कलेजा बैठेगा कि उसकी आगे वाली पीढ़ी पानी के बिना बिल्कुल मर जाएगी, हालत सूख जाएगा उसका। तो हम बतौर पत्रकार तो यह कह सकते हैं कि एक लोगों को अभियान चला के एक नियमित अंतराल पर जल संकट के बारे में बतलाएं। अभी राजेंद्र सिंह आए थे, उनसे बात किया कि भाई आप बताइए। और लेकिन यह सही है, बात जिस तरीके से निकल के ये भी आ रही है, और आप भी कह रहे हैं कि भयभीत होंगे कार्यक्रम को देखने। हम इस कार्यक्रम का मकसद यही रहता है कि आप तक हम आवाज पहुंचाएं, और आज का जो मुद्दा है वो आप हमसे बेहद खास जुड़ा हुआ है, जागरूक और ये हमारे दर्शकों को
बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कहीं इस भयावह मंजर को ना देख पाए कि पानी ही ना हो उनके लिए। ऐसे कार्यक्रमों से ही जागरूक जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कोई बौद्धिक टिप्पणी करने की मनस्थिति में आज नहीं कतई। मैं 5-6 अपनी सामान्य बुद्धि से उपाय बताता हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत को मैं सलाह देने नहीं बैठाया ना, जल संसाधन मंत्री क्या करें, वो तो जो कुछ कर रहे हैं कर ही रहे हैं, बाबू लोग और अधिकारी सब मिलके कुछ अंग्रेजी में टाइप करते ही रहते हैं वहां। मैं वो बातें बता रहा हूं जो हम कर सकते हैं, हरनाम सिंह कर सकते हैं, रामेश्वर पांडे कर सकते हैं, संजय कर सकते हैं, यशवंत भाई कर सकते हैं। उतनी बातें 135 करोड़ लोग। हरनाम सिंह ने कहा कि भाई, जिस वो रामेश्वर पांडे ने कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया पेड़ों का, ये ग्लोबल रिकॉर्ड भी बन जाएगा। पेड़ किसके लिए हैं? सरकार के लिए नहीं ना। अरे सरकार तो 3 किलोमीटर के दायरे में रहती है, वहां पेड़ वैसे पहले से बहुत है, कोई सरकार हो। ये पेड़ तो हमारे आपके लिए थे, हमने इनको क्यों मरने दिया? हर बात पर सरकार की हाय हाय करने वाले लोग भी मुझे पसंद नहीं। वो कायर लोग हैं, वो कामचोर हैं, वो जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। उनके अंदर वो भाव नहीं कि पृथ्वी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। 135 करोड़ की आबादी है, जिसमें 15 साल से लेकर 65 साल की उम्र के 72 से 75 करोड़ के आसपास की आबादी है। ये 75 करोड़ लोग तय कर ले कि साल में हमको 2 पेड़ लगाने हैं और उनकी देखरेख करनी है। 5 साल में पूरे हिंदुस्तान में कहीं हरियाली के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, छोड़ो सरकार। और पेड़ लगाने के लिए सरकार से क्या चाहिए? क्या चाहिए सरकार से, ये तो बताओ। क्या चाहते हो? आम खाते हो ना, उसकी गुठली भी नहीं लगा सकते जमीन में। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो गंगा जी में अभी पानी है, फिर वहीं जाओ। अगर इतना भी नहीं कर सकते, जामुन खा के जामुन की गुठली जमीन में दबा दो, तो ऐसे कायर लोगों के साथ देश आगे नहीं बढ़ता। कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता इस मानसिकता के लोगों से। गाय का गोबर नहीं डाल सकते, इसके लिए पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन आएगा, दरोगा जी आएंगे। ये तमाशा मुल्क में बंद करिए। मैं बहुत बुनियादी बात कहूंगा जो गांव तक समझ में आए। मुश्किल ये है, पानी पर, इस तरह के विषयों पर भी हम जब अंग्रेजी में बड़े बड़े शब्दों के साथ चर्चा कर देते हैं तो आदमी समझ ही नहीं पाता। पानी के हिंदुस्तान में बौरा कोई नहीं। बौरा का अर्थ मेरे रामेश्वर भाई तो जानते होंगे, बाकी लोगों ने भी सुना ही होगा। बौरा कोई नहीं है, सब सयाने हैं, सब सयाने हैं। जिसको कहो कि ना ये बौरा है, बौरा कोई नहीं, सब चतुर हैं, चतुर सुजान सयाने। आज समय नहीं तो उदाहरण देता था कैसे चतुर है। कोई किसी को, हरनाम जी, आपने आधा गिलास डीजल फेंकते देखा कभी? नहीं ना। आधा गिलास डीजल किसी को बर्बाद करते देखा? अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को नहीं ना। पानी को डीजल समझिए, जिस दिन समझ लेंगे उस दिन पानी बच जाएगा, कोई सरकार रहे। पानी को जिस दिन दूध समझ लेंगे पानी बच जाएगा। धरती को जिस दिन अम्मा समझ लेंगे पानी बच जाएगा। इसमें सरकारों की जरूरत नहीं, कानूनों की जरूरत नहीं। पढ़े लिखी आबादी से कहता हूं, तो अनपढ़ों जो है उनके लिए कहा, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए कहता हूं। आपने आरओ लगवाया? हां जी लगवाया। आरओ में 8 लीटर पानी जाता है तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर प्रोड्यूस होता है। अब वो असली है नकली है, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। बेच रही कंपनियां लग रहे, उसका जो 6 लीटर बाकी बचा वो वेस्ट जा रहा है, उसका इस्तेमाल तो कर सकते हो। उसके लिए सरकार की जरूरत है क्या? और जो लोग सरकार के मुखापेक्षी हैं, वो फिर मैं दोहराऊंगा, वो लोग अकर्मण्य हैं, देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव उनके अंदर नहीं कतई। ये तो कर सकते हो। अगर मैंने होटल खोला है
तो मेरे टॉयलेट्स में, अगर मान लीजिए मैंने 5 तारा होटल खोला, तो मेरे टॉयलेट्स में प्रतिदिन 85,000 लीटर पानी जा रहा है। वो पानी रिसाइकिल नहीं हो सकता क्या? अगर 200 करोड़ रुपए का होटल खोल लिया तो ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा सकते हैं छोटा, वो फिर दूसरे कामों में आ सकता है पानी। छोटे छोटे उपाय, टिल्लू पंप के लिए कानून बने। क्या हम अपने किसी आदमी के परिवार के सदस्य के हाथ में सिरिंज लगा के खून खींचते हैं, पाइप लगा के? नहीं ना। तो धरती को अम्मा समझो, काहे को उसके सीना फाड़ रहे हो भाई टिल्लू पंप लगा के? 15 मिनट में दाढ़ी बनती है, 15 मिनट में, और 15 मिनट नल चलता रहता है। इसके लिए सेमिनार करूं? इस बात के लिए सेमिनार करें कि दादा मग्गे में पानी ले लो। ये बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। ये मुल्क हमारा है। जब सरकारें नहीं थी, जब राजा होता था तब भी ये मुल्क था, और जब राजा भी नहीं थे तब भी ये मुल्क था, और आज भी मुल्क है। मुल्क के मालिक हम 135 करोड़ लोग हैं। चिंता हमको करनी चाहिए। सरकारें तो आती जाती हैं, वो एक कमरे में रहने वाले लोग हैं। पूरा मकान तो हमारा है 135 करोड़ का। इसको हमको बचाना होगा। और अच्छी बात कही जसवंत भाई ने, हम भी देखते हैं गाजियाबाद नोएडा में जो माली रखा है, वो पता लगा कई हजार लीटर पानी सुबह सुबह बर्बाद कर देता है और साफ सोते रहते हैं। फिर उसके बाद गाड़ी धोने वाला आता है, वो कई हजार लीटर पानी सड़क पर डाल देता है। डबल नुकसान, एक तो पानी खराब, वो सड़क तोड़ देते हैं। सो अलग। इसके लिए सरकार की जरूरत है क्या? पानी को दूध समझिए, पानी को तेल समझिए, पानी बच जाएगा। और जब तक ये मानसिकता रहेगी, जो एक टिपिकल मानसिकता है देश में, हम लोग तो जब से आंख खोले तब से मानसिकता देख ही रहे हैं कि मुफ्त का है, कौन पैसा लग रहा है। एक कहावत है राजस्थान में, मुफ्त का तेल मिले या तेल सरकारी हो तो जूते में भी डाल लेना चाहिए। वो मानसिकता भी इस देश का बेड़ा गर्क कर रही है। जितने की जरूरत है उतना ही लीजिए। बिजली बचा, तो बिजली का ज्यादा वो नहीं करते ना, क्योंकि मीटर लग गया। सरकार ने एक काम अच्छा किया, सबके घर मीटर लगा दिया। करो बवाल, आप करो नेतागिरी, दो बिल। तब एक एसी में पूरा घर सोता है, पहले 5 एसी चलाते थे। पानी पर भी वैसी ही राशनिंग चाहते हो क्या? अगर नहीं सुधरे तो पहले राशनिंग होगी, और उसके बाद भी नहीं सुधरे तो राशनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी खुद में विलुप्त हो जाएगा। प्रकृति की कोई चीज अनंत काल के लिए नहीं। आप उसको, गांधी कहते थे, जरूरत सबकी पूरी कर सकती है प्रकृति, लालच किसी का नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल। और अब दर्शकों से हम यही अपील करते हैं कि महाबहस के जरिए आपने जरूर समझा होगा कि पानी कितना अमूल्य है। और आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।